बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं फ़हीम अब्बास आप सबको खुश आमदीद कहता हूँ न्यूज़ कैफ़े में। और मैं हूँ ज़हरा रज़ा। हम दोनों आपको वेलकम करते हैं। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है अच्छे होंगे, खैरियत से होंगे। और आज पहला दिन है वीक का, अपने दिन का अच्छे से आगाज़ कर रहे होंगे। जी हाँ, आप कैसी हैं ज़हरा? मैं बिल्कुल ठीक। आप कैसे हैं फ़हीम? मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, ज़बरदस्त। कैसा रहा आपका वीकेंड? वीकेंड तो बहुत अच्छा रहा, लेकिन अब थोड़ा सा कोरोना के हवाले से तशवीश कुछ बढ़ रही है, क्योंकि जिस तरह से केसेस दोबारा एक सामने आने का सिलसिला जारी हुआ, स्पेशली कराची की अगर हम बात करें तो हम काफ़ी रिलैक्स हो गए थे, रिलीफ फील कर रहे थे। हालांकि कोरोना जो है वो गया नहीं था, लेकिन केसेस कम होने के बावजूद के बाद जो है आवाम काफ़ी रिलैक्स हो गई थी। और एहतियात में भी हम लोगों ने थोड़ा सा बद एहतियाती की बात करें तो वो भी लोगों ने शुरू कर दी थी। यस, यू आर राइट। मतलब कोरोना वायरस मुकम्मल तौर पे तो ख़त्म हुआ ही नहीं था यहाँ पे, और अभी कहा जा रहा है कि दूसरी लहर आ सकती है। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान उनका कल का ही बयान है कि सर्दियों में कोरोना की दूसरी लहर आ सकती है। याद रहे कि यहाँ पे तकरीबन 3 लाख से ज़ायद लोग जो हैं वो उनमें कोरोना वायरस पॉजिटिव आया, और 3 लाख के करीब लोग मजमूई तौर पे पाकिस्तान में कोरोना वायरस से वो बिल्कुल इलाज उनका इलाज हुआ और मुकम्मल तौर पे सेहतयाब हो सके। हमें तकरीबन 6000 से ज़ायद लोग जो हैं वो उनकी अमवात भी हुई, जो कि एक बहुत बड़ा नुकसान है। हमने देखा कि तकरीबन हर ख़ानदान में कोई ना कोई अल्लाह को प्यारा हुआ इस पूरे दौर में, लॉकडाउन के दौर में। खैर, पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर क़ाइद में भी मुख्तलिफ़ जगहों पे माइक्रो लॉकडाउन जो है वो लगाया गया है। जी हाँ, और उसकी वजह से अभी लोग इस हवाले से परेशान हो रहे हैं कि आइंदा आने वाले दिनों में कहीं ज़्यादा कंप्लीट लॉकडाउन की तरफ तो नहीं चले जाएंगे। लोगों के दिलों में सवाल भी उठ रहा है। स्कूल्स भी खुल गए हैं, वालिदैन भी काफ़ी परेशान नज़र आ रहे हैं कि जब कोरोना की सेकंड लहर तो नहीं आने वाली, क्योंकि बच्चे अब स्कूल जाना शुरू हो गए हैं। तो ये एक परेशानी की बात है। आज हम इसी के ऊपर बात करेंगे। और जी हाँ, वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने ये भी कहा है कि तमाम इदारे जितने हकाम हैं वो सब फेस मास्क को यकीनी बनाएं, क्योंकि फेस मास्क जो है इसको जब तक हम यकीनी नहीं बनाएंगे हम इस तरह के मामलात से बच नहीं पाएंगे। हम अभी भी देखते हैं उन जगहों पे जहाँ पे थोड़ी सी सख्ती है, या जहाँ पे एंट्रेंस ही तब आपको मिलती है जब आपने फेस मास्क लगाया हुआ है, तो वहाँ तो हम सब नज़र आते हैं। कुछ बड़े बड़े मॉल्स हैं, कुछ रेस्टोरेंट्स हैं, कुछ और ऐसे ऑफिसेज वगैरह हैं, मगर जहाँ पूछगछ नहीं है वहाँ पे आज भी कोई परवाह नहीं कर रहा है कि फेस मास्क जो है वो बेसिकली उस जगह या उस टेरिटरी में दाखिल होने के लिए नहीं, वो हमारी अपनी सेहत के लिए, हमारी अपनी एहतियात और हिफाजत के लिए बहुत ज़रूरी है। तो हमें इस हवाले से जो है थोड़ी सी इंफॉर्मेशन जो है वो दोबारा से चाहिए। तो आज हमने इसी हवाले से एक नशिस्त रखी है। हमारे साथ एक बहुत ही अहम शख्सियत मौजूद हैं, रिसर्चर हैं आप, और आपसे हम आज जानेंगे कोरोना वायरस के हवाले से कोविड-19 क्या है आखिर, और हम किस तरह इससे बच सकते हैं। पूरी दुनिया इस वक्त एक्चुअली किस सिचुएशन का सामना कर रही है, क्योंकि हमारे यहाँ आज भी कुछ लोगों को ज़रा हम ये कहते हुए सुनते हैं कि ये कुछ नहीं है कोरोना वायरस, ये फजूल की बात है, ये हुकूमत की तरफ से है, ये अमेरिका करवा रहा है, ये पता नहीं क्या क्या लोगों के ज़हनों में जो बातें आती हैं। और कुछ लोग तो फ़हीम ये कहते हैं हमने तो पहले ही बोला था कुछ नहीं था कोरोना वायरस। जैसे केसेस में कमी आई, हमने तो पहले ही कहा था कुछ नहीं था, इस तरह लोग कहते हैं। तो इस पर बात करना बहुत ज़रूरी है। जी, आज हम इसी हवाले से बात करेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं इमरान हैदर साहब, जो कि रिसर्चर हैं। आपको हम खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। सर, सबसे पहले तो ये बताएं, ये क्योंकि थोड़ा सा वापस चलते हैं और शुरू से इस टॉपिक के बारे में बात करते हैं। कोरोना वायरस क्या है और कोविड-19 क्या है, यहाँ से आते हैं। कोरोना वायरस दरअसल एक ग्रुप वायरसेस का एक ग्रुप है जो आरएनए वायरसेस हैं, और इनकी जो साख्त है, क्राउन शेप साख्त की बुनियाद पे इनको जो स्पाइक्स होते हैं इनके ऊपर, इनको कोरोना वायरसेस कहा जाता है। ये परिंदों में और ममालियंस में, इंसानों में, चमगादड़ और इस तरह इन तमाम चीज़ों में पाए जाते हैं, और
रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन का सबब बनते हैं। अच्छा, ठीक है। निज़ाम तनफ़ुस को मुतासिर करते हैं, जो बाद अज़ा ब्लड इन्फेक्शन का सबब बनता है। उसके बाद मेजर ऑर्गन्स, जी किडनी है, हार्ट है, ये सब मुतासर हो सकते हैं। अच्छा, तो जितने लोग मतलब कमज़ोर हैं, जो दिल के मरीज़ हैं या गुर्दों के अमराज में मुब्तला हैं, उनको ज़्यादा परेशानी की ज़रूरत हाँ, जो लोगों को ज़्यादा मोहतात रहने की ज़रूरत है, जो डायबिटिक पेशेंट हैं, जो हार्ट पेशेंट हैं, जो किडनी पेशेंट हैं, क्योंकि ये रेस्पिरेटरी सिस्टम को मुतासर करती है और उसका ताल्लुक खून से है, और जो मेजर ऑर्गन्स हैं हमारे जी उनको डैमेज कर सकती है। सही। और सर बात की जाए इम्यूनिटी की, बात कर रहे थे, तो वो भी बता दें जो लोग देख रहे हैं कि कौन से लोग, जैसे फ़हीम ने बताया अभी बात की कि हार्ट पेशेंट या डायबिटिक, उसके अलावा कौन से लोग होते हैं जिनकी इम्यूनिटी वीक होती है? जी रेसिप्रोकली अगर हम देखते हैं तो बच्चे जो हैं वो इन्फेक्शन का शिकार हो सकते हैं, लेकिन इससे ज़्यादा मुतासर नहीं होंगे। उसके बाद ख़वातीन हैं, उनका भी मुतासर, उसके बाद कम मुतासरीन में ख़वातीन शामिल हैं। इसके बाद जो है जवान हजरात हैं, उस तक जो ओल्ड एज बुज़ुर्ग हजरात हैं, वो इससे ज़्यादा मुतासर होने का इम्कान है। सही। और सर वजूहात की अगर बात करें, हमने देखा कि इसके कोरोना के केसेस में काफ़ी कमी आ रही थी, लेकिन फिर से एक जो केसेस सामने आ रहे हैं कराची में ख़ास तौर पे बढ़ रहे हैं, तो आप क्या समझते हैं ये बेएहतियाती हो रही है उसकी वजह से है, या फिर ये एक सेकंड वेव जो कि पूरी दुनिया में सेकंड वेव आ रही है, यूरोपियन कंट्रीज़ में देख लें या यूनाइटेड स्टेट्स के डिफरेंट स्टेट्स? ऐसा ही है। अगर हम इसका जो रेप्लिकेशन का बढ़ना है और जो कम होना है, इसमें मुख्तलिफ एलिमेंट्स जो हैं उनका बड़ा किरदार है, उसको बारीकी के साथ समझने की ज़रूरत है कि कौन कौन से वामिल हैं जिसकी वजह से ये बढ़ रहा है। सबसे पहले तो हमें कोरोना वायरस को समझना पड़ेगा कि ये कौन से एलिमेंट्स हैं जिसकी वजह से रेप्लिकेशन बढ़ जाती है, और क्या वजह है कि हम देखते हैं, शायद मेरी ऑब्जर्वेशन तो यही रही है कि माइक्रो लॉकडाउन या स्मार्ट लॉकडाउन इतने मौसर तरीके से नहीं हुए थे जितना पब्लिसिटी हुई। बहरहाल सर, इस बारे में ज़रूर आपसे बात करना चाहूँगा कि ये जो आपने कहा कि लॉकडाउन जो है, हमारे माइक्रो लॉकडाउन और स्मार्ट लॉकडाउन इतने ज़्यादा इफेक्टिव नहीं है, मगर दुनिया भर में, पाकिस्तान में ये जो इस अंदाज से लॉकडाउन नाफिज किया गया उसको सराहा गया है, तो इसको अप्रिशिएट किया गया है। तो हम ज़रूर आपसे जानना चाहेंगे किस तरह ये आपकी नज़र में इफेक्टिव नहीं है और किस तरह मज़ीद ज़्यादा इफेक्टिव हो सकते हैं ये लॉकडाउन। एक छोटा सा वक्फे के बाद आप दोस्तों की खिदमत में हम दोबारा हाजिर होंगे। कहीं मत जाइए, अब तक देखते रहिए न्यूज़ कैफ़े, देखते रहिए। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं न्यूज़ कैफ़े और मैं हूं ज़हरा रज़ा। मेरे साथ मौजूद हैं फ़हीम अब्बास और हमारे साथ रिसर्चर भी मौजूद हैं इमरान साहब। और ब्रेक पे जाने से पहले इमरान साहब, हम बात कर रहे थे कि आपने कहा लॉकडाउन जो है वो इतना इफ़ेक्टिव नहीं रहा, तो कैसे आपको लगता है, क्या वजूहात हैं कि आप ये कह रहे हैं कि ये इफ़ेक्टिव लॉकडाउन नहीं था? दरअसल अगर हम नहायत बारीकी के साथ देखते हैं, अगर आप ऐसे इलाकों में जाते हैं जो कि कुछ ज़्यादा तरक्की याफ्ता नहीं है, पसमानदा इलाके हैं, वहाँ पे लोग आपस में मिलते भी रहे, घरों में दावतें भी होती रहीं, शॉपिंग्स भी होती रहीं, और मौसर तरीके से उनको बंद नहीं किया सका। सब मेजर सड़क रोड्स हैं वो ब्लॉक हो गए, या कुछ जो एलीट क्लास थी उसने अपने आप को लॉकडाउन कर लिया। लेकिन अगर बारीकी से देखें तो ये कम्प्लीटली हो नहीं सका। लेकिन फिर भी हम ये देखते हैं कि एक वायरस की वेव यानी ग्रोथ हुई वायरस की, और वो बढ़ता रहा, फिर वो इसके बाद कम होना शुरू हो गया, जिसमें लॉकडाउन से ज़्यादा दूसरे नासिर कार फरमा थे। अब बारीकी से देखने की ज़रूरत ये है कि क्या वजूहात हैं। अगर हम किसी खुशफहमी में रहें या अपने आप को हकीकत से दूर रखें कि ये स्मार्ट लॉकडाउन ये मौसर किसी हद तक आप कह सकते हैं, लेकिन ये कि कम्प्लीटली जो वायरस के ख़त्म होने की वजह वो दूसरी वजूहात हैं। उसमें कुछ अनासर का अनअवेलेबल हो जाना, एटमॉस्फेयर से अनअवेलेबल हो जाना, जिसकी वजह से ये वायरस खुद ब खुद कम हो गया, और अब उसके बाद ये है, अब दोबारा ये बढ़ना शुरू हो गया और ये इसकी ग्रोथ होती रहेगी कंटिन्यूसली। सही है। इसकी कोरोना वायरस के हवाले से सिर्फ यही बताया जाता है कि अपने आप को महफूज रखें,
बार बार हाथ धों, ताकि अगर आपके हाथ पे अगर ये वायरस आ भी गया है तो उसे आप धो के उसे ख़त्म कर सकें। अच्छा, इस वायरस को ख़त्म करने के और भी बहुत सारे तरीके जो हैं वो हमने सीखे हैं ये इस गुज़श्ता महीनों में, जिसमें लोगों ने हाथों को सैनिटाइज़ करना शुरू किया, अपनी जगहों को डिसइंफेक्ट करना शुरू किया, और बहुत ज़्यादा एहतियात की लोगों ने। मतलब जो डोर्स के हैंडल्स हैं उनको भी लोगों ने डिसइंफेक्ट किया। उसके अलावा हमने देखा कि जो पैसे की लेन देन है उनके बारे में उस हवाले से भी कुछ मशीनें आई कि जहाँ पे नोट जो हैं वो भी बिल्कुल अभी साफ़ हो चुके हैं। तो इसी तरह की मतलब डिसइंफेक्शन के मतलब मुख्तलिफ टूल्स में से हमने अल्ट्रा वायलेट रेज़ के बारे में भी सुना। तो ये अल्ट्रा वायलेट रेज़ ये क्या है और ये किस तरह मददगार साबित हो सकती हैं कोरोना वायरस से लड़ने निपटने के लिए? अल्ट्रा वायलेट वेव्स असल में इलेक्ट्रोमैग्नेट के वेव्स हैं जो लाइट स्पेक्ट्रम में वायलेट रेस के बाद आती हैं। सबसे पहले देखें इंफ्रारेड है, उसके बाद ये कलर विजिबल वेव लाइट्स हैं, उसके बाद जो है अल्ट्रा वायलेट रेज हैं, इसके बाद जो है आपका एक्स रेज, और उसके बाद जो है गीमा रेज, उसके बाद जो है माइक्रोवेव जो कि आप अपने घर में ओवन्स वगैरह में इस्तेमाल करते हैं, माइक्रोवेव ओवन वगैरह। तो अल्ट्रा वायलेट वेव बेसिकली ऐसी वेव्स हैं जिनकी वेवलेंथ 10 नैनोमीटर से लेके 400 नैनोमीटर तक है। इनको हम कैटेगराइज करते हैं अल्ट्रावायलेट ए, अल्ट्रावायलेट बी और अल्ट्रावायलेट सी में। ठीक है। तो अल्ट्रावायलेट सी के बारे में मुशाहिदा किया गया कि ये नहायत मौसर है, जरासीम कुश है और ये बहुत अरसे से इस्तेमाल होती रही है। तो इस सिलसिले में एक रिसर्च हमने कंडक्ट की थी जो IEEE और रिसर्च गेट वगैरह में पब्लिश हुई, क्योंकि इससे पहले भी जब पोलियो वैक्सीन नहीं बनी थी, इससे पहले भी ब्लड रेडिएशन के लिए अल्ट्रा वायलेट रेस को इस्तेमाल किया जाता था। और अल्ट्रा वायलेट का इस्तेमाल पोलियो वैक्सीन से पहले और TB इससे पहले भी इसका इलाज अल्ट्रा वायलेट ही था, ब्लड रेडिएशन की जाती थी। और तो हमने ये कहा कि भाई ये जो वॉक थ्रू गेट्स बन रहे हैं और ये क्योंकि जो कंप्लीट तौर पे आपको स्प्रे नहीं हो सकता और आप कंप्लीट तौर पे डिसइंफेक्ट नहीं हो सकते बजाय, और क्योंकि ये वायरस जो है वाटर बाउंड वायरस है और हमारे जो मुंह से निकलने वाले ड्रॉपलेट्स में रहता है, तो यानी सर जो UV रेज हैं वो उसको किसी हद तक कम कर देती हैं, इस वायरस को वीक कर देती हैं आपको? हाँ जी हाँ, कम कर देती हैं, ख़त्म कर सकती हैं। और ऐसे वायरसेस के लिए इसका इस्तेमाल अरसा दराज से जारी है, 1940 से 1930 के सिलसिले में कुछ रिसर्च कंडक्ट की गई जो तुर्की में मोल रेट्स के ऊपर की गई कि जी ये लंग सेल के ऊपर रिसर्च कंडक्ट की गई कि भाई अल्ट्रावायलेट रेस का इस्तेमाल हो सकता है और ये अल्ट्रावायलेट डैमेज नहीं कर सकता। अल्ट्रावायलेट के ऊपर एक इल्ज़ाम ये था कि जी ये DNA डैमेज कर सकता है, लेकिन हम देखते हैं हमारे अस्पतालों में और क्लिनिक्स में एक्सरे का इस्तेमाल तो है जो कि लाइट जिसकी वेवलेंथ से बहुत कम है, गीमा रेस का इस्तेमाल तो है, माइक्रोवेव तो हम अपने घरों में इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन अल्ट्रावायलेट को क्यों नहीं इस्तेमाल किया जा सकता वायरस को डिसइंफेक्ट करने के लिए? तो इस सिलसिले में हमने एक रिसर्च कंडक्ट की थी और तमाम एक्सपेरिमेंट्स और सेटिंग्स के साथ कि इसका इस्तेमाल मुमकिन है। उसके बाद में जो एंडोज किया, अभी आपने कुछ हफ्ते पहले देखा होगा हिरोशिमा यूनिवर्सिटी ऑफ जापान ने उस रिसर्च को एंडोज किया। उन्होंने कहा जी हाँ अल्ट्रावायलेट C-FAR जो 200 नैनोमीटर और 212 नैनोमीटर वेवलेंथ है जिसकी, उसको इस्तेमाल करके कोरोना वायरस को और डिसइंफेक्ट किया जा सकता है। सही। अच्छा, ये जो कोविड-19 जो कहा जाता है और कह रहे हैं कि इसकी दूसरी वेव आ रही है, ठीक है, जो असल ख़तरे की बात है सबके लिए कि सबको ऐसा लग रहा है कि दोबारा से वो उस दौर से गुजरना पड़ सकता है हमें जिससे हम पहले गुजरे हैं। बड़ी एक तकलीफ़देह बात थी और तकलीफ़देह दौर था वो। तो ये दूसरी वेव से क्या मुराद है? ये दोबारा कहाँ से आ रहे हैं? क्या वायरस कोई छोड़े जा रहे हैं? ये कौन सी लहर दोबारा? वेदर चेंजेस की वजह से ये बढ़ने का खदशा है? क्या वजूहात है कि दूसरी लहर कहा जा रहा है? दरअसल देखा ये गया है कि अभी तक इस सिलसिले में बहुत ज़्यादा काम किया गया है और लोगों ने अपने खदशात का इज़हार किया है कि भाई दूसरी वेव आ सकती है, जिस तरह ये रिपीट हुआ है, पहले हुआ है या अभी हुआ है। लेकिन असल में इसको हमने जो है इसको इंतहाई बारीकी से देखा है और ये समझने की कोशिश की है कि ये वेव्स हैं क्या और वेव्स आ क्यों नहीं। असल मसला ये है कि जो कोरोना वायरसेस जो हैं ख़ास तौर पे SARS-CoV-2
जो इस बीमारी कोविड-19 का सबब है, वो इसकी रेप्लिकेशन जो है हमारे लंग्स में होती है, फेफड़ों में होती है इनिशियली। अगर आपको कोई वायरस लग जाता है, आपके हाथों में लग जाता है और आप बदर या नाक, मुंह या आंखों के ज़रिए आपके फेफड़ों में चला जाता है, तो उसकी रेप्लिकेशन शुरू हो जाती है। लेकिन हमें ये सबसे पहले देखने की ज़रूरत है, ये रेप्लिकेशन कब बढ़ रही है और क्यों बढ़ रही है। बात तो ऐसा हो रहा है, कुछ महीनों में ऐसा हुआ है कि बहुत ज़्यादा रेप्लिकेशन तेज़ी से बढ़नी शुरू हो गई और कुछ महीनों में रेप्लिकेशन नहीं हुई। वायरस तो मौजूद था, वायरस की इंतहाई कम मिकदार अभी भी मौजूद थी, लेकिन अब ये बढ़ना शुरू हो गया। तो इन वजूहात का कम या ज़्यादा हो जाना और इसकी वजह से वायरस की रेप्लिकेशन बढ़ जाना और कम हो जाना और इसकी बीमारी का फैलाव हो जाना, इसको वेव्स की सूरत में गिना जा रहा है। अच्छा, तो अभी ये जो सेकंड वेव है, इसके बाद भी चांसेस हैं इसी तरह की वेव्स आती रहेंगी या ये सिलसिला। और सर्दियों में ख़ास तौर पे वज़ीर आज़म का भी जैसे आपने बताया, उन्होंने भी कहा कि सर्दियों में ख़ास तौर पे एहतियात करनी है क्योंकि वेदर चेंज होगा, वैसी सर्दियों में फ्लू इतना आम होता है। सही। आप कुछ कह रहे थे? जी, मैं आपको ये बता रहा था कि ये वायरस शुरू हुआ नवंबर में वुहान से, जहाँ पे कोल्ड टेम्परेचर था। वहाँ पे वायरस म्यूटेट हुआ, इसकी रेप्लिकेशन शुरू हुई, 1, 2, 4, 6 इस तरह वायरस बढ़ना शुरू हो गया। और जब कुछ महीनों में जनवरी तक कुछ हज़ार की तादाद में वो हो गया, तो उनको मालूम हुआ कि भाई ये वायरस ये हमसे कंट्रोल नहीं हो रहा और इसका हमारे पास कोई मौसर इलाज नहीं है। तब उन्होंने इसको डिटेक्ट किया। याद रहे कि सार्स 1 जो है, जो हांगकांग और गुआंगडोंग प्रोविंस चाइना के जी में ये बीमारी पहले भी हो चुकी है, तो वो इससे रिलेटेड ही उसी की एक तरक्की याफ्ता शिकल ये बीमारी भी थी। उन्होंने इस वायरस को सेपरेट किया, डिटेक्ट किया और WHO को मैसेज मिला कि जी ये एक पेंडेमिक आ गया है और ये फैल सकता है। सही है। अब तो दूसरी दफ़ा जब ये बात हो रही सारी, तो ये लहर का जिक्र कहाँ से? मैं ये आपसे अर्ज़ कर रहा था कि वहाँ से वायरस शुरू हुआ नवंबर, जनवरी, फरवरी। उसके बाद ये वायरस पहुँचा अमेरिका और यूरोप और दूसरे ममालिक में, बहुत कम मिकदार में पहुँचा। लेकिन वहाँ आपने देखा कि रेप्लिकेशन बहुत तेज़ी से बढ़ी। उतनी तेज़ी तो चाइना में नहीं बढ़ी थी, वुहान में नहीं बढ़ी थी जितनी तादाद में। और फिर आपको सदर ट्रंप का वो बयान याद हो जिसमें उन्होंने कहा कि जी हमें तो मालूम ही था कि ये इतना ख़तरनाक है और चाइना ने इस बारे में दुनिया को हक़ाइक़ से आगाह नहीं किया। लेकिन हमने इस बारे में मज़ीद तहकीक की है तो हमें मालूम हुआ। सर, तहकीक के बारे में बताइएगा। एक छोटे से वक्फे के बाद, एक वक्फा आ गया बीच में, एक दोस्तों एक वक्फे के बाद आपसे दोबारा मुलाकात हो रही है, कहीं मत जाइए, अब तक देखते रहिए न्यूज़ कैफ़े, देखते रहिए। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं न्यूज़ कैफ़े। मैं हूं फ़हीम अब्बास और हमारे साथ आज स्टूडियो में इमरान हैदर साहब मौजूद हैं। तो ज़रा और मैं हम इनसे बहुत सारी मालूमात हासिल कर रहे हैं, जान रहे हैं कि ये कोरोना वायरस से मुतल्लिक हमारी मालूमात में किस तरह इजाफ़ा हो सकता है और हम किस तरह बेहतर तौर पे इस वायरस का मुकाबला कर सकते हैं। वक्फे से पहले आप बता रहे थे कि सेकंड वेव के हवाले से हमें वक्फे की तरफ जाना पड़ गया। आपने कहा कि हम इस बारे में कुछ जो हमारी रिसर्च है वो ये कहती है, तो वो प्लीज़ हमारे साथ शेयर कीजिए। मैं आपसे अर्ज़ कर रहा था कि जब ये वायरस अमेरिका और यूरोप में पहुंचा तो उसकी रेप्लिकेशन बहुत तेज़ी से फैला और मोर्टेलिटी रेट भी बहुत ज़्यादा रहा, जो कि चाइना में और दूसरी जगहों में बहुत कम था। तो मज़ीद तहकीक से मालूम हुआ कि वुहान में जहाँ इस वायरस के लिए फैसिलिटिंग एलिमेंट मौजूद थे, वहाँ इसके प्रिवेंटिंग एलिमेंट भी मौजूद थे। जबकि बदकिस्मती से यूरोप और अमेरिका में ऐसा नहीं था। इसकी वजह से वायरस वहाँ पे बहुत तेज़ी से फैला। आप उसके बाद देखिए ये वायरस पाकिस्तान में, इंडिया में और दूसरे ममालिक, दुनिया में गया, ये दुनिया में ये दोबारा से क्यों आ रहा है? सवाल मेरा ये है। असल बात यह है कि इसकी रेप्लिकेशन में जो अहम किरदार अदा कर रही है वो है ओजोन। अच्छा, एक गैस है जो ऑक्सीजन की एक फॉर्म है। अमूमी ऑक्सीजन का एटम जो है वो दो मॉलिक्यूल जो है O2 होता है, 2 एटमों से मिलकर बनता है और ओजोन O3 होता है। कुदरती तौर पे अल्ट्रावायलेट का हमने जिक्र किया। अल्ट्रावायलेट रेज असल में सूरज से निकलने वाली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं और इसको मैंने अर्ज़ किया था कि 3 अक़साम में डिवाइड करते हैं, A, B और C में। टाइप C हमारे लिए इंसानी हयात के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह है। ठीक है। और टाइप C कुदरती तौर पर अल्लाह ताला की तरफ से हमें प्रोटेक्शन मिली हुई है कि ये ऑक्सीजन के एटम एब्जॉर्ब करते हैं अल्ट्रावायलेट C को और फ्री रेडिकल बनता है जो O2 के साथ मिलके
ओजोन बन जाती है और वो ओजोन की लेयर जो है हमें कुदरती तौर पे प्रोटेक्ट करती है। आपने अक्सर ये सुना होगा गुज़िश्ता सालों में कि ओजोन लेयर जो है वो पोल्स की तरफ जो है वो कमज़ोर हो गई और ओजोन होल बन गए। वो उधर उन इलाकों की तरफ ओजोन की कंसंट्रेशन कम हो गई है। ओजोन असल में ओजोन को हम दो कैटेगरी में ठीक है डिवाइड करेंगे आप दो कैटेगरीज में। सर मैं ओजोन की बात करें तो एक चीज़ यहाँ पे और ऐड करते चलते हैं। हमने देखा कुछ जगहों पे इस कोरोना वायरस से निपटने के लिए बाकी ओजोनेटर्स यूज़ किए गए, वो ओजोनेटर्स लगाए हुए, वो जो ऑक्सीजन की जो मकदार है वो उस जगह पे वो ज़्यादा कर देते हैं, जिससे वजह से उनका कहना है कि हम शायद जरासीम से बच सकते हैं इनसे। तो ये किस हद तक सही है और उसके ओजोनेटर से मतलब ओजोन क्रिएट करने से नुकसान भी हो रहे हैं, तो ये क्या ओजोन जो है इसमें गुड और बैड का एलिमेंट भी है? जी इस बारे में बताइए। ओजोन जो है डबल फेसेटेड एलिमेंट है। ऑक्सीजन जो है डबल फेसेटेड एलिमेंट है। ओजोन की जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जहाँ हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद हैं वहीं बहुत नुकसानदेह है। अगर ओजोन हम ज़मीन की सरफेस से 30 किलोमीटर ऊपर मौजूद है स्ट्रेटोस्फीयर में, तो वो हमारे सूरज की अल्ट्रावायलेट सी वेव्स को रोकने के काम आती है, शील्ड की तरह है। और अगर वही ओजोन हमारे पास सरफेस ऑफ द अर्थ पे मौजूद है वो पोल्यूशन है। और वही ओजोन अगर किसी बबल के अंदर या थैली के अंदर उसको एज ए जर्मिसाइडल इस्तेमाल करते हैं, आपने देखा होगा ओजोन थेरापी भी होती है कि वो जरासीम जो आपका ज़ख़म होता है उसके ऊपर कैप के ज़रिए या थैलियों में ओजोन को भरा जाता है और ओजोन उसको डिसइंफेक्ट करने की काम आती है। ओजोन असल में बहुत फास्ट रिएक्टेंट है और बहुत फास्ट ऑक्सीडेंट है, जो कि ऑक्सीजन को न्यूक्लिक एसिड और अमाइनो एसिड और प्रोटीन्स वगैरह से निकाल लेती है और उसको डिकम्पोज करने के काम आती है। तो ये इसका दोहरा मेयार है। तो सर हम कोरोना वायरस को यूवी रेज और ओजोन की मदद से इसको डिसइंफेक्ट कर सकते हैं। सर एक और सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगी, कहते हैं ना कि आप जो है वो घरों में अपनी खिड़कियाँ और दरवाजे खुले रखें ताकि सूरज की जो रोशनी है, धूप है, वो आपके कमरों में आए, एसीज़ में आप ना बैठें क्योंकि ये वायरस एसी में स्प्रेड होता है। तो यही रीज़न है कि यूवी रेज आपके घर तक पहुँचती है और इस वायरस को वीक कर देती हैं। तो इसमें कोई सदाकत है कि मतलब एसी से बढ़ता वायरस फैलता है? जी बिल्कुल, ये बिल्कुल यही बात मैं आपसे अर्ज़ कर रहा था कि ओजोन की जो खसूसियात हैं वो दोहरी खसूसियात हैं। ओजोन जो है हाई टेम्परेचर पे पैदा होती है। अब हम बात कर रहे थे, मैं आपका सवाल बाद में लेता हूँ, पहले हम बात कर रहे थे कि ओजोन जो कोरोना वायरस की जो पहली वेव आई वो क्यों आई और दूसरी वेव क्यों आई। अब हम पाकिस्तान के हवाले से इसका जायज़ा लेते हैं। पाकिस्तान में हाई टेम्परेचर के साथ, टेम्परेचर राइज होने के साथ ओजोन की मिकदार बढ़ती रही है। ओजोन जो है हाई टेम्परेचर पे प्रोड्यूस होती है और लो टेम्परेचर पे स्टेबल होती है। अगर हाई टेम्परेचर पे प्रोड्यूस हो रही थी गर्मी के दिनों में, गर्मियों के मौसम में, और हम उसको लो टेम्परेचर पे स्टेबलाइज कर रहे थे अपने एसीज़ में, अपने मॉल्स में, अपने हॉस्पिटल्स में, तो उसकी वजह से ओजोन की कंसंट्रेशन बढ़ रही थी। ओजोन की कंसंट्रेशन बढ़ने की वजह से, क्योंकि ये आरएनए के साथ रिएक्ट करती है और ग्लाइकोप्रोटीन के साथ रिएक्ट करती है, तो ये एज बीइंग स्टार्टर काम करती है इस बीमारी के स्टार्ट होने के लिए। सही। तो ये कहना बिल्कुल सही है कि लो टेम्परेचर में, असल में ये ऑब्जर्वेशन ली गई थी, इसके ऊपर काम नहीं किया गया कि ये लो टेम्परेचर पे बीमारी बढ़ रही है या मॉल्स में। लेकिन सर WHO की उसके रिपोर्ट के मुताबिक ये वायरस जो है वो टेम्परेचर से अफेक्ट नहीं होता, गर्मी से या सर्दी से, दर्जा हरारत बढ़ने से इसका ताल्लुक नहीं है। ऐसा नहीं है कि बहुत, लेकिन उन तमाम अनासर का ताल्लुक ज़रूर है, ये बात आप कह रहे हैं, उन तमाम अनासर का ताल्लुक ज़रूर है जो इसकी एप्लीकेशन में अहम किरदार अदा कर रहे हैं। आप देखें जो पहली वेव हमारी जो स्टार्ट हुई है और टेम्परेचर के साथ साथ वो मई, जून, जुलाई तक बढ़ी है। उसके बाद जैसे टेम्परेचर 40 से कम हुआ और ओजोन अनस्टेबल होना शुरू हुई, 38 से नीचे टेम्परेचर आया और 28 तक, तो ओजोन स्टेबल नहीं रही। अब ये वो ओजोन थी जो कुदरती तौर पे हाई टेम्परेचर की वजह से प्रोड्यूस हो रही थी। अब जो बीमारी फैलने का सबब है वो ओजोन है कि जो हम आर्टिफिशियली खुद अपने कारखानों में, अपनी फैक्ट्रियों में और दूसरे तरीक़ों से इसको बना रहे हैं। मेजर आयरन इंडस्ट्री जो है वो इसका सबब, ओजोन की प्रोडक्शन का मेजर सबब है। और शॉर्ट वेव की जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, लेज़र कटिंग मशीन्स हैं, अल्ट्रावायलेट लैम्प्स हैं, मरकरी लैम्प्स हैं, ये तमाम ओजोन के इजाफे का सबब है। ओजोन को WHO ने पोल्यूशन करार दिया है और ये दूसरा बड़ा ऑक्सीडेंट है जो कि। अच्छा जी, ओजोन की हाफ लाइफ के बारे में क्या कहते हैं? ये मतलब हमने सुना है कि ओजोन हाफ लाइफ
इसकी हाफ लाइफ, फुल लाइफ, क्वार्टर लाइफ, ये क्या होता है, ज़रा इस बारे में थोड़ा सा गाइड कीजिए। आखिरी सवाल है ये, तो हमने ज़रा इस बारे में भी जान लें। ओजोन के हवाले से मैं आपको बता रहा था कि लो टेम्परेचर पे स्टेबल होती है, ओजोन हाई टेम्परेचर पे स्टेबिलिटी इसकी नहीं है। मिसाल के तौर पे अगर 250 डिग्री सेंटीग्रेड पे ये सिर्फ 1.5 सेकंड तक स्टेबल रहती है। अच्छा। और अगर ओजोन, लेकिन ओजोन की प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा होती है इस टाइम। अगर उसको लो चैम्बर में हम कूलिंग चैम्बर में अगर हम इसको स्टेबलाइज कर लें तो वो महफूज रह सकती है। और ये काम हमारे मॉल, शॉपिंग मॉल्स और हमारे स्टूडियो हर जगह ये हो रहा है। बिल्कुल सही। वो जो ओजोन की एक लेयर के बारे में हमेशा हम सुना करते थे कि वो डैमेज हो रही है और वो ज़मीन के लिए बड़ा नुकसानदेह है, वो सूरज की रोशनी डायरेक्ट आ रही है, तो इस कोरोना वायरस के पूरे इस पीरियड में वो जो ओजोन की लेयर जो थी वो रिकवर हुई है दोबारा से, कुछ ज़मीन के लिए आइंदा के लिए कुछ बेहतरी की बात हुई? ओजोन की लेयर रिपेयर हुई है और इसके रिपेयर होने के असबाब दूसरे हैं, और इसी वजह से ये हमारे ज़मीन पे बीमारियों की, वायरसेस की ग्रोथ भी ज़्यादा है, क्योंकि अल्ट्रावायलेट सी जो है ज़मीन तक पहुंचती थी इसकी कुछ मकदार, और वो वायरस को जिसमें पैक करती थी। लेकिन अब ये क्योंकि कॉस्मिक चेंजेस की वजह से और जियोमेट्रिक स्टॉर्म्स जो पिछले सालों में सूरज में आए हैं उसकी वजह से ये अल्ट्रावायलेट की मकदार बढ़ गई है, जिसकी वजह से ओजोन वहाँ पे इनहेल हो गया है, जो ओजोन लेयर है। सर बेहद शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाए और आपने बड़ी अहम मालूमात हम तक पहुँचाई हैं। दोस्तों, कोरोना वायरस से मुतल्लिक हमने बात की अपने मेहमान से, हमने बहुत चीज़ें जानी। जो भी है हमें अपने ख़यालात को जो है ना वो एक तरफ रखते हुए जो भी एहतियात है उसको यकीनी बनाना है। फेस मास्क खुद भी यूज़ करें, बच्चों को भी फेस मास्क जो है वो यूज़ करवाएं और दूसरों से हाथ मिलाने से गुरेज करें, समाजी फासला जो है उसको बरकरार रखें। यही एक वाहिद निजात है इस सारी सूरत हाल में। एक वक्फे की तरफ हम लोग बढ़ेंगे, वक्फे से जब वापस आएंगे तो हमारे साथ एक और मेहमान मौजूद होंगे जिनसे हम एक और बहुत ही अहम मौजू पे बात करेंगे। कहीं मत जाइए, अब तक देखते रहिए न्यूज़ कैफ़े, देखते रहिए। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं न्यूज़ कैफ़े और अब हम बात करेंगे ब्रेस्ट कैंसर यानी छाती के कैंसर के हवाले से। हर साल की तरह इस साल भी जो अक्टूबर का महीना है वो ब्रेस्ट कैंसर से आगाही का महीना मनाया जा रहा है और पाकिस्तान में ये बीमारी बहुत ज़्यादा कॉमन है। हर 9 में से एक खातून को छाती के कैंसर होने का ख़दशा लाहक होता है और एनुअली अगर हम बात करें तो 90,000 तकरीबन केसेस सामने आते हैं, जिसमें से 40,000 ख़वातीन जो हैं वो इस मर्ज़ के बाइज़ मौत के मुंह में चली जाती हैं। और वहीं बड़ी बदकिस्मती से पाकिस्तान में जो ब्रेस्ट कैंसर के केसेस हैं वो पूरे एशिया में सबसे ज़्यादा हैं और ये दिस इज़ द मोस्ट स्प्रेडिंग कैंसर इन वुमेन। तो आज हम इसके ऊपर बात करेंगे, इसकी क्या वजूहात हैं। हमें गेस्ट ने भी ज्वाइन किया है, हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर ज़ुबैदा काजी जो कि प्रेसिडेंट हैं पिंक पाकिस्तान ट्रस्ट की। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर ज़ुबैदा काजी साहिबा, आपको हम वेलकम कहते हैं प्रोग्राम में। कैसी हैं आप? ठीक हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। हमें बड़ी खुशी है कि आप एक बहुत ही अहम सब्जेक्ट पे हमारे साथ मौजूद हैं जिस हवाले से आगाही की बहुत ज़रूरत है। हमें आज यहाँ बात करने का मौका मिला है और इसी हवाले से मैं एक बात प्रोग्राम के आगाज़ में करना चाहता हूँ कि ये इतना एक बड़ा प्रॉब्लम बनता जा रहा है एशियाई जितने ममालिक हैं उसमें, ख़ास तौर पर पाकिस्तान में, और हर 9वीं खातून जो है उसको ख़दशा है जी। 2018 में दुनिया भर में 6,27,000 अमवात जो है वो सिर्फ और सिर्फ इसी वजह से हुई हैं। तो इस पर बात करना ही एक उसमें शर्म समझी जाती है, एक टैबू समझा जाता है, खुल के बात भी नहीं की जाती है ताकि हम अपनी माँ को, अपनी बेटी को, अपनी बहन को इस कैंसर के इस मर्ज से जो बचा सकते हैं हम नहीं बचा पाते सिर्फ बात ना करने की वजह से। इस बारे में क्या कहेंगे आप? फ़हीम, सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया मुझे यहाँ बुलाने का और इतने इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात करने का, कि जैसे आपने कहा कि इस टॉपिक पे बात करना ही जो है वो हमारे यहाँ एक टैबू है, वो बिल्कुल टैबू है जी। और ये जो अवेयरनेस देना है इसमें सबसे इम्पोर्टेंट ये भी है कि अगर कोई मसला है तो उसको बात की जाए उस पर। क्योंकि हमारे यहाँ की जो ख़वातीन है, मैं कहूँगी कि वो तो एक तबकाती हमारे यहाँ डिवीज़न तो है कि एक अपर क्लास, मिडिल क्लास, जो लोअर क्लास है, लोअर मिडिल क्लास है, उनकी औरतें
तो अपने एक तो उनके इकोनॉमिक मसाइल और वो सोशल प्रॉब्लम्स इतने ज़्यादा रहते हैं, लेकिन इसके अलावा उनको वो आज़ादी नहीं है, वो कॉन्फिडेंस नहीं है कि वो अपने अंदर जो सेहत के हवाले से या अपने जिस्म के हवाले से कोई चेंजेस फील करती हैं तो उस पर डिस्कस कर सकें। स्पेशली द मेल मेंबर तो बहुत ही बड़ा मसला है उनके लिए। नामुमकिन सी बात है ये कि फैमिली में तो बात ही नहीं की बिल्कुल। इवन माँ को बेटी से बात करने में भी बड़ी झिझक है। एज अ डॉक्टर जब मैं बैठी हूँ एक जगह पर और विमेन इमेजिंग सिस्टम में काम कर रही हूँ, तो जब वहाँ पर आती है एक बच्ची तो मतलब आपको उससे इंटरेक्ट करना इतना मुश्किल है कि वो बता ही नहीं पाती, वो आपको भी नहीं बता पाती कि उसको क्या प्रॉब्लम है। आप उसके एक औरत अगर आई है खुदा ना खास्ता वो उसको कोई प्रॉब्लम है तो अगर अपने हस्बैंड के साथ आई है, स्पेशली अगर आप कहेंगे कोई बहुत ही अंदरूनी सिंध है या क्वाइटा से लोग आते हैं सिर्फ बायोप्सी करवाने के लिए, तो वो औरतें होती हैं जिनके बारे में आप उनसे सवाल नहीं करें, उनके साथ आए हुए जो उनके हस्बैंड हैं या जो भी साहब हैं, तो मतलब उनको बिल्कुल आज़ादी नहीं है इस बात की। तो ये टैबू ब्रेक करना कि अगर भाई आप की सेहत सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, अगर औरत सेहतमंद है जब ही जो है वो घराना सेहतमंद है, ख़ानदान सेहतमंद है, बच्चे सेहतमंद हैं, सबको वो देखेगी, नस्ल सेहतमंद, नस्ल बिल्कुल। और तो जब उसको ये अवेयरनेस देना बहुत इम्पॉर्टेंट है, और सिर्फ औरत को नहीं मर्दों को ख़ास तौर पर ये अवेयरनेस देना हमें ज़रूरी है कि अपने घर की बेटी बहन बीवी जो भी है उसके साथ डेली बेसिस पे बातचीत करें ताकि उसको ये लगे कि मैं अपना मसला भाई कोई है तो बता सकती हूँ उसको, अगर मुझे कोई प्रॉब्लम फील होती है, वो ब्रेस्ट कैंसर हो या ब्रेस्ट या कोई भी और बीमारी हो, अगर वो बात कर सकती है तो बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है कि हम ये टैबू ब्रेक कर सकें। स्पेशली सोशल मीडिया, मुझे लगता है ये टीवी चैनल जो हैं, आप लोग जो हैं, यू आर द बेस्ट पीपल जो कि ये बातें कम्युनिकेट, क्योंकि आप लोगों को सब देख रहे होते हैं, सुन रहे होते हैं, तो यहाँ से ये बातें बड़ी आसानी से हर घर में पहुँच जाती हैं ना। हाँ बिल्कुल, आपने सही कहा। और जैसे कि हमने ये पिंक रिबन भी पहना हुआ है और कुछ ऐसी बिल्डिंग्स भी जो हैं वो अक्टूबर के मंथ्स में वो पिंक कर दी जाती हैं, तो लोग सवाल करते हैं कि क्यों ऐसा किया है, तो इसीलिए अवेयरनेस देने के लिए। अच्छा डॉक्टर ज़ुबैदा, यहाँ मैं पूछना चाहूँगी कि ये ब्रेस्ट कैंसर बेसिकली होता क्या है और ये किस उम्र की ख़वातीन जो हैं उनको ज़्यादा अफेक्ट करता है? अच्छा, एक तो मैं शुरू करूँगी कि हमारे यहाँ जो आबादी है पाकिस्तान की, स्टैटिस्टिक्स थोड़ी सी हमारी है कि जो नॉन साइंटिफिक डाटा है, क्योंकि आपको पता है हमारा नेशनल डाटा जो है वो मिसिंग है अनफॉर्चुनेटली। इस पे भी हमें काम करने की ज़रूरत है कि हम अपने मुल्क का प्रॉपर डाटा हो हमारे पास। तो जो डाटा है उसके हिसाब से जो 22 करोड़ की आबादी है उसमें तकरीबन 11 करोड़ जो है वो ख़वातीन हैं। अब उसमें से जो एक एज, क्योंकि रिस्क फैक्टर आता है ब्रेस्ट कैंसर के लिए कि जो 40 से 45 साल की उम्र की खातून होती हैं उनका रिस्क बढ़ जाता है ब्रेस्ट कैंसर के लिए, तो वो हमारे यहाँ तकरीबन 3-3.5 करोड़ की आबादी मौजूद है। अब उसमें से जो पोटेंशियल इफेक्टीज हैं वो हर साल जो रिपोर्ट होती हैं, विच इज़ अगेन वैलिड डाटा नहीं है, लेकिन फिर भी जो मौजूद है उसके हिसाब से 50 से 45 हज़ार ख़वातीन जो हैं वो रिपोर्ट होती हैं, और उतनी ही जो है वो मैं कहूँ 90 से 95% की डेथ हो जाती है, जस्ट बिकॉज कि वो उस स्टेज पे आती हैं जहाँ पर बात जो है वो हाथ से निकल चुकी होती है। अगर इब्तदाई मरहले में पता चल जाए तो ये ऑल्दो ब्रेस्ट कैंसर इसकी सबसे खुशाइन बात ही यही है कि अर्ली डिटेक्शन हो जाती है, तो इलाज मौसर है, मुकम्मल इलाज है, खर्चा कम है, वो। डॉक्टर साहब, मैं इंतहाई माजरत चाहता हूँ पता कलामी के लिए, एक वक्फा बीच में आ गया। एक वक्फे के बाद दोस्तों आपसे दोबारा मुलाकात हो रही है, यहीं से हम अपनी बातचीत को कंटिन्यू करेंगे। कहीं मत जाइए, अब तक देखते रहिए न्यूज़ कैफे, देखते रहिए। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं न्यूज़ कैफ़े। मैं हूं फ़हीम अब्बास और मेरे साथ मौजूद हैं ज़ारा रज़ा, और आज हम प्रोग्राम के इस हिस्से में बात कर रहे हैं छाती के सरतान के हवाले से, आगाही के हवाले से बात हो रही है। डॉक्टर ज़ुबैदा काजी साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं जो कि प्रेसिडेंट हैं पिंक पाकिस्तान ट्रस्ट की। और वक्फे से पहले डॉक्टर साहिबा आप हमें बता रही थी कि पाकिस्तान की अगर मजमूई तौर पे आबादी देखी जाए तो उसमें से कम आधी आबादी तो ख़वातीन पे मुनहसर है। तो इस आधी आबादी में 11 करोड़ की आबादी में कोई 3-3.5 करोड़ आबादी मतलब ऐसी है जो
डायरेक्टली रिस्क पे है और जिनको इस हवाले से कम आगाही की बड़ी ज़रूरत है। और इतने बड़े नंबर्स में ये भी हो सकता है कि हर घर में कम से कम 1 या 2 ख़वातीन ऐसी मौजूद हैं कि जिनको इस चीज़ का रिस्क हो सकता है कि वो मतलब कैंसर की पेशेंट बन जाए, और ब्रेस्ट कैंसर की। तो इस बारे में अब मैं चाहूँगा कि आप दोबारा से कंटिन्यू कीजिए। और एक सवाल का एक हिस्सा मैं और भी इसमें शामिल कर देता हूँ। आपने कहा कि 3-3.5 करोड़ आबादी, ये तो इसके अलावा जो केसेस आ रहे हैं उसमें 18 साल, 20 साल, 25 साल और 30 साल की जो खातून है वो भी अब नज़र आती है कि जनाब उसको भी ब्रेस्ट कैंसर हो रहा है। तो ये रेशो बढ़ नहीं जाएगी इस तरह? जी, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि हमारा जो नेशनल डेटा मिसिंग है, जिसकी वजह से हम जो WHO ने हमें डेटा दिया हुआ है उस पर हम बात करते हैं कि हर 8 में से 1 औरत जो है वो ब्रेस्ट कैंसर का शिकार है। लेकिन अगर हमारा अपना डेटा हो तो प्रॉब्ली ये शायद 3 में से 1 भी हो सकती है, 4 में से 1 भी हो सकती है, या 2 में से 1 भी हो सकती है। क्योंकि पाकिस्तान में स्पेशली, वैसे तो जनरली ब्रेस्ट कैंसर का ये है कि हाई रिस्क जो बढ़ता है वो एज के साथ, जब 40 साल की उम्र क्रॉस करती है एक औरत या 45 साल की, तो वो रिस्क पे आ जाती है ब्रेस्ट कैंसर के लिए। क्योंकि एक जो साइकिल्स उसकी मेनोपॉज जब शुरू होता है तो रिस्क फैक्टर बढ़ जाता है। लेकिन हमारे यहाँ स्पेशली पाकिस्तान में जो है वो अर्ली एज में ब्रेस्ट कैंसर जो है वो देखा जा रहा है, जो कि एक तशवीशनाक बात है हमारे लिए कि उस एज में अगर मोर्टेलिटी रेट बढ़ जाती है तो बहुत ही ख़तरनाक, अलार्मिंग हद तक ये चीज़ बढ़ रही है। अब आपसे मैं बात करूंगी रिस्क फैक्टर की, जो हमने पहले बात की। तो इसमें एक तो एज तो आती है, दूसरा ये कि जेनेटिक फैमिली में भी रन करती है कि किसी की माँ को है तो उसकी बेटी को जो है हो सकता है, खाला को है तो हो सकता है, मतलब ब्लड रिलेशंस में ये रन करती है। दूसरा ये कि क्योंकि मौरूसी बीमारी है तो जीन्स के अंदर जेनेटिक म्यूटेशन की तब्दीली की वजह से जो है वो ये ट्रांसफ़र होती है। तो हमारे यहाँ एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट है कि इस बात पे रिसर्च की जाए कि क्या वो जीन्स जो वेस्टर्न वर्ल्ड में मौजूद हैं, जिन पे ऑलरेडी बरका 1 बरका 2 पे रिसर्च हुई हुई है, तो हमारे यहाँ कहीं ऐसा तो नहीं है कि कोई ऐसी नई जीनियाती चीज़ मौजूद है जिसका हमें पता ही नहीं है। इस वजह से जो है वो हमारे यहाँ इतना ज़्यादा इंसिडेंस बढ़ रहा है। ऑल्दो इंसिडेंस वेस्ट का और हमारा इतना डिफरेंस नहीं है, लेकिन हमारे यहाँ जो शरह अमवात है, मोर्टेलिटी रेट, वो बहुत हाई है। और उसकी सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे बड़ी वजह यही है कि बर वक्त तशखीस, आगाही नहीं है, अवेयरनेस नहीं है, पता नहीं है हमारी औरत को कि ब्रेस्ट कैंसर, बहुत सी ख़वातीन से आप बात करेंगे तो उनको पता ही नहीं है क्या। ठीक है। और आप वही वाली बात के टैबू के मैं कैसे बात करूँ, इतना अपने प्राइवेट पार्ट के बारे में मैं कैसे जिक्र करूँ? तो भाई क्यों ना जिक्र करो, बीमारी तो किसी भी जिस्म के हिस्से में हो सकती है। और मैं आपको बताऊं वहीम कि ब्रेस्ट कैंसर मेल्स में भी होता है, मर्दों में भी होता है। ठीक है, बहुत। हाँ, लेकिन ये है कि मतलब इस पे बात करना मायूब नहीं, इसीलिए भी नहीं होना चाहिए कि अगर मेल में होता है तो फीमेल में भी हो रहा है तो औरत बात कर सकती है। सही है। कहते हैं डॉक्टर और वकील से कुछ नहीं छुपाना चाहिए, बिल्कुल खुल के बात करनी चाहिए। और अगर वाकई हमारे अगर जिस्म का एक हिस्सा अगर हमें मौत के मुंह में लेके जा रहा है तो आप मतलब उसमें कौन सी शर्म, आपने डायरेक्ट डॉक्टर से बात करें। बिल्कुल। तो ये उसमें एक छोटी बड़ी इंपॉर्टेंट सी बात है जो कि हर औरत को ये बतानी जरूरी है कि एक सेल्फ एग्जामिनेशन होता है 5 मिनट का, जो महीने में एक दफा अगर एक औरत कर लेती है तो कुछ साइन एंड सिम्टम्स हैं, उनको अगर आप पिक कर लें, वो आपको महसूस हो रहे हैं, तो आप किसी भी जो भी आपका इमीडिएट कांटेक्ट है वहाँ पर जाके ज़रूर बताएं आप। ठीक है, सबसे इम्पोर्टेंट बात ये होती है। अच्छा डॉक्टर ज़ुबैदा, यहाँ मैं एक और सवाल पूछना चाहूँगी, वो ये कि हम बात करें इसकी कि आगाही की, लेकिन और ये भी कहते हैं कि जो ये ब्रेस्ट कैंसर है या कोई भी कैंसर अगर अर्ली स्टेजेस में डायग्नोस हो जाए तो उसको चांसेस ऑफ सर्वाइवल जो है वो अच्छे होते हैं बचने के। लेकिन अगर हम इसकी उस पर बात करें, प्रिवेंशन पे, तो क्या ये प्रिवेंटेबल है? कोई ऐसे लाइफस्टाइल में चेंजेस जो कि इससे हमें प्रिवेंट कर सकें जो कि कैंसर हो ही ना? रिस्क फैक्टर्स वाली बात यही है कि कुछ प्रिवेंटिव, एक तो ये होती है कि मॉडिफाइड फैक्टर्स होते हैं जिसको आप प्रिवेंट कर सकते हैं, लेकिन जैसे एज है, फैमिली में जेनेटिक है, वो आप प्रिवेंट नहीं कर सकते ऑब्वियसली। लेकिन उसमें यह है कि जीन्स जो है वो फिर बचपन से मौजूद होती हैं, तो अगर आप की फैमिली में रन कर रहा है तो वो आप किसी भी उम्र के हिस्से में कराएंगे उसका टेस्ट, तो पता चल जाएगा कि आपकी के अंदर ये चीज़ मौजूद है और कहीं ना कहीं जाके कैंसर का शिकार हो सकती है। तो उसके लिए जाहिर है कि वो फिर अपना शख्सी मुआयना जो है वो मुस्तकिल कराएं, या स्क्रीनिंग जो मैमोग्राफी होती है वो कराएं। दूसरा रिस्क फैक्टर्स में आता है, एक सबसे मैं कहूँगी ऊपर ये आता है कि जिनकी लेट मैरिजेस होती हैं
या जिनके चाइल्ड बर्थ बच्चे बहुत देर में जाके जिनके यहाँ बच्चे पैदा होते हैं वो है, या जिनका फर्स्ट बेबी, ये उससे भी ज़्यादा रिस्क पे होती हैं जिनका फर्स्ट बेबी जो है वो लेट एजेस में होता है। अच्छा। उनसे ज़्यादा रिस्क इस पे होती हैं जिनके बच्चे बिल्कुल ना हो, उनसे ज़्यादा रिस्क पे ये औरतें होती हैं जो लेट एजेस में जिनका चाइल्ड बर्थ होती है। तो ये सारे वो फैक्टर्स हैं जिनको आप देर से शादी करना भी एक जो है बहुत बिल्कुल है। फिर ब्रेस्ट फीडिंग का ना करवाना, अच्छा। मतलब कुछ फैशन में भी है ये चीज़ हो जाती है ब्रेस्ट फीड हाँ, ना करना। ये सवाल मेरे दिमाग में था और कि कुछ की तो चलो मजबूरी होती है जिनकी कुछ मेडिकल प्रॉब्लम्स हो, लेकिन जान के ना कराना तो बहुत ही अपने साथ जुल्म करना है और बच्चे के साथ भी अच्छा, जुल्म कुछ करना है। प्रॉब्लम्स हमारे यहाँ भी हो जाती हैं अगर वक्फा ना लिया जाए तो तो एक वक्फे की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। वक्फे से जैसे ही वापस आएंगे इस हवाले से बातचीत का सिलसिला जारी रखेंगे डॉक्टर जुबैदा काजी साहिबा से, जो कि प्रेसिडेंट हैं पिंक पाकिस्तान ट्रस्ट की। तो कहीं मत जाइए, अब तक देखते रहिए न्यूज़ कैफ़े, देखते रहिए। एक छोटे से वक्फे के बाद आपसे दोबारा मुलाकात हो रही है। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं न्यूज़ कैफ़े और आज हम बात कर रहे हैं ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस के हवाले से और डॉक्टर जुबैदा काजी हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहिबा, हम ब्रेक पे जाने से पहले आपने बात की रिस्क फैक्टर्स की कि वो लोग जो जिनकी जीन्स में होता है, जेनेटिकली जिनकी फैमिली में रन कर रहा है, वो ख़वातीन ज़्यादा रिस्क पर होती हैं और ऐसी ख़वातीन को चेकअप भी करवाना चाहिए। तो क्या कोई ऐसे साइन या सिम्टम्स बता सकती हैं आप जिसको अगर वो फील करें तो फौरी तौर पे जो है किसी कंसल्टेंट, किसी डॉक्टर के पास जाके रब्ता करें? जी बिल्कुल, देखें अवेयरनेस देना का मकसद ही यही है कि अर्ली डिटेक्शन, जब सेल्फ एग्जामिनेशन एक औरत अपना खुद शख्सी मुआयना करेगी तो कुछ चीज़ें हैं जो नॉर्मल से अब नॉर्मल पिक करना बड़ा आसान है। महीने में एक दफ़ा एवरी फीमेल, अगर वो 40 साल से की उम्र क्रॉस कर रही है तो लाजमी है कि वो अपना महीने में एक दफ़ा चेकअप ज़रूर करे। और जो 20 साल की लड़कियां हैं, क्योंकि हमारे यहाँ इंसिडेंस लोअर एज में भी आ रहा है, तो 20-22 साल की जो यूनिवर्सिटी गोइंग लड़कियां हैं अपनी मेंस्ट्रुअल साइकिल ख़त्म होने के एक हफ्ते बाद अपना एग्जामिनेशन लाजमी करें। अब वो बड़ा सिंपल 5 मिनट का काम है कि आईने के सामने आपने खड़े हो जाना है। आप सिर्फ ये देखना है कि कोई शक्ल में चेंज है, कोई कलर में चेंज है, कोई स्किन पे थिकनिंग हो जाती है, बहुत बहुत विजिबल होती है, ऐसा नहीं कि नज़र ना आए, कोई रेडनेस हो गई है, डिस्कलरेशन है, या कोई एबनॉर्मल बल्जिंग दिख सकती है आपको, डिम्पलिंग अंदर की तरफ धंसा हुआ हो सकता है ब्रेस्ट का कोई हिस्सा। ये सारी बड़ी विजिबल चेंजेस हैं जो कोई भी औरत बड़े आराम से पिक कर सकती है। अगर वो एवरीडे अपने जिस्म का मुआयना कर रही है तो उसको पता है कि उसके जिस्म का हिस्सा कैसा है। तीसरा, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि निपल में से कोई डिस्चार्ज है, थोड़ा सा उसको प्रेस करके देखना है। अब वो कोई किसी खून भी हो सकता है, येलो कलर का, वाइट कलर का, किसी भी तरह का डिस्चार्ज हो सकता है। सही। इसके अलावा जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है वो होती है गांठ, किसी गुठली का महसूस होना, जो अपने ब्रेस्ट को प्रेस करके चेक किया जा सकता है। बहुत दफ़ा छोटी होती है तो पिक नहीं होती है, तो इसलिए कहते हैं कि सेल्फ एग्जामिनेशन के साथ साथ मेमोग्राफी, जो छाती का एक्सरे होता है, वो करवाना बड़ा ज़रूरी होता है, क्योंकि गांठ जो है वो पिक नहीं हो पाती। तो वो 40 ईयर्स के बाद कंपलसरी है मेमोग्राफी, स्क्रीनिंग मेमोग्राफी, कि कहीं आपको कोई ऐसी गांठ तो नहीं अंदर छुपी हुई है जो आपको महसूस नहीं हो रही। तो साल में एक गुठली दफा, गिल्टी वगैरह की बात कर रही हैं। बिल्कुल, तो साल में एक अच्छा, दफा। वैसे अगर किसी को भी इस हवाले से मालूमात चाहिए हो तो आज के दौर में तो यूट्यूब पे, गूगल पे या कुछ भी, मतलब जो सेल्फ एग्जामिनेशन है उसके हवाले से लिख के हमें एक नंबर ऑफ वीडियोस और बहुत सारी मैं आपको बताऊंगी कि हमारा जो पिंक पाकिस्तान ट्रस्ट का वेबसाइट है उस पर हमने स्पेशली वीडियोस डाली हुई हैं, सेल्फ एग्जामिनेशन की वीडियोस डाली हुई हैं कि देखकर बहुत आराम से एग्जामिन कर लें। और ये चीज़ें हैं, 5-6 चीज़ें, इनको अगर पिक करते हैं तो आप जो है वो डॉक्टर से ज़रूर रुजू करें। सही। ठीक है। अब वो हमने एक ऐप डेवलप की है जो मोबाइल पे मौजूद है सेल्फ एग्जामिनेशन की। वो इंटरनेट की अवेलेबिलिटी ऑलमोस्ट हर एक को है, बड़े आराम से उससे कर सकते हैं। इवन हमने अपने वेबसाइट पे जो गेट हेल्प का एक सेक्शन रखा है, वो है ही इसीलिए कि जिसको कोई भी क्वेरी है, कि उनको कोई सिम्टम्स हैं, कोई साइंस हैं या कोई प्रॉब्लम है, तो जस्ट गो देयर एंड कंसल्ट द डॉक्टर ओवर देयर। सही। अच्छा डॉक्टर साहब, अब ये तो आपने मतलब जितनी भी मालूमात हमें चाहिए थी इस हवाले से वो आपने हमें फ़राहम की हैं। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि पाकिस्तान में जो ब्रेस्ट कैंसर की शरह है वो
हर आने वाले साल के साथ बढ़ती जा रही है, और इसकी बुनियादी वजह क्या है? कहीं वो हमारी ग़िज़ा तो नहीं है? और अगर ग़िज़ा है तो उसमें कौन कौन सी चीज़ें आपको लगता है कि ये इनकी वजह से जो है ये मामला बढ़ रहे हैं, और हम अपनी ग़िज़ा में कौन सी ऐसी चीज़ें शामिल करके इसके साथ साथ और बहुत से अमराज से बच सकते हैं, अपने आप को महफूज रख सकते हैं? मैं ये तो नहीं कहूँगी बुनियादी वजह, लेकिन वन ऑफ द फैक्टर इज़ बेसिकली डाइट, जो कि इफेक्ट करती है हमारे हार्ट को भी, आपके GIT को, बहुत सारी डिजीज़ हैं जो रिलेटेड होती हैं इससे। तो ब्रेस्ट कैंसर के लिए भी हम कहेंगे कि अगर हम स्पेशली जो विमेन एसोसिएटेड इशूज़ हैं जिसमें ब्रेस्ट है, ओवेरियन इशूज़ हैं, वो सारे ब्रायलर चिकन से काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि कोई भी चीज़ जो है वो इनऑर्गेनिक तौर पर डेवलप हो रही है तो वो ऑब्वियसली आपको नेगेटिव इम्पैक्ट आपकी सेहत को देगी। फास्ट फूड है, घी का, चिकनाई का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल है, ओबेसिटी जो है वो वन ऑफ द फैक्टर है ब्रेस्ट कैंसर के लिए, जो वज़न बढ़ जाता है बहुत तेज़ी से। तो ये सारे मॉडिफाइड फैक्टर्स हैं, रिस्क फैक्टर्स हैं, जिनको हम कंट्रोल कर सकते हैं और उन पर काबू पाया जा सकता है। एक बात मैं आपको और बताना चाहूँगी कि जो टैबू की बात हमने शुरू में की थी, एक मेमोग्राफी के हवाले से जो स्क्रीनिंग जो कि इम्पॉर्टेंट होती है सबसे ब्रेस्ट कैंसर के लिए, हमारे यहाँ टैबू है कि लोहा लगेगा तो कैंसर फैल जाएगा। कैन यू इमेजिन कि मेमोग्राफी कराने के लिए हालांकि बिल्कुल सिंपल एक्सरे होता है ना, उसमें बहुत पेन होता है कि ना कराया जाए ना, ये एक टैबू भी है उसके बारे में। तो मैं आपके फोरम से बताना चाहूँगी कि एक बिल्कुल नेगेटिव बात है, मेमोग्राफी पूरी दुनिया में मैंडेटरी है। हमारे यहाँ अगर नेशनल फोरम पे ये बात कंपलसरी कर दी जाए, अभी जो हुकूमत हेल्थ कार्ड की बात करिए, अगर हर औरत के लिए एक स्क्रीनिंग हेल्थ कार्ड बना दिया जाए तो 40 से 45 साल वाली हर औरत को ज़रूरी है कि वो अपने स्क्रीनिंग कराए, और इससे आपने जो मोर्टेलिटी रेट खुद ब खुद नीचे आ जाएगा, क्योंकि अर्ली डिटेक्शन होगी। दूसरा सबसे बड़ा वो है, एक फेयर फैक्टर होता है कि जैसे ही ब्रेस्ट कैंसर के बारे का डायग्नोस हुआ तो ब्रेस्ट के खत्म ऑपरेशन हो जाएगी, सर्जरी हो जाएगी, ब्रेस्ट नहीं रहेगा, तो इस वजह से भी नहीं कराती खवातीन कि मेरे जिस्म पता चल जाए तो प्रिजर्व हो जाएगा, क्योंकि सिर्फ आप वो वाला हिस्सा निकालेंगे जहाँ पे कैंसर है, ब्रेस्ट प्रिजर्व हो जाएगा। कीमो की डोजेस बहुत कम हो जाती हैं, कीमोथेरेपी इटसेल्फ इतना ट्रॉमेटिक पीरियड होता है तो उसकी डोजेस कम हो जाती हैं, और सबसे इम्पोर्टेंट जो आपका वो इकोनॉमिक बर्डन कम हो जाता है, आप को इतना ज्यादा खर्चा नहीं आता। बिल्कुल, तो ये सारी आखिरी स्टेज पे हमने देखा है कि कैंसर के मरीजों को बचाने के लिए उनके जो अजीज हैं वो अपने मकान तक भेज देते हैं सारा कुछ, कि किसी तरह हमारा जो है ना मरीज जो है वो कुछ महीने तो कुछ बिल्कुल साल आप देखिए, हम ये बातें फैलाकर हम ये सारी चीजें जो है वो उनसे छुटकारा पा सकते हैं अगर अर्ली स्टेज पर जो है वो कोई चीज डिटेक्ट हो जाती है। पाकिस्तान में फ़हीम कोई नेशनल लेवल पे कोई कैंसर प्रिवेंशन प्रोग्राम भी मौजूद नहीं है, जो कि बाकी ममालिक में होता है, WTO का एक मॉडल है, तो वो भी होना चाहिए। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहिबा, आप तशरीफ लाई, हमें बड़ी ज़बरदस्त किस्म की इन्फॉर्मेशन आपने डिलीवर की, थैंक यू सो मच। आप बता रही थी कि वो लोहे वाली बात, एक और भी मैंने बात सुनी हुई, कहते हैं कि लाल रंग की चीज़ें खाने से भी कैंसर हो जाता है। तो पता नहीं कौन कौन, इन सारी बातों को छोड़ें, बस अगर आपको कोई भी मसला महसूस होता है तो फ़ौरन या डॉक्टर से रब्ता करें, इंटरनेट पर पूरी छानबीन आप खुद कर सकते हैं कि क्या करना है। फ़हीम अब्बास को और ज़हरा रज़ा को, न्यूज़ कैफ़े टीम को दें इजाज़त। आप दोस्तों से इंशाल्लाह कल के रोज़ फिर मुलाकात होगी। कल तक के लिए खुदा हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।